हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शारीर का केश दंत नख चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके पहले के पार्ट 1 में मैंने केस पढ़ाया था, पार्ट 2 में दंत पढ़ाया था। आज पार्ट 3 नख रहेगा। ठीक है, और ये आज का लास्ट लेक्चर होगा केश दंत नख का। नख आज इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नख शारीर। नख शारीर में क्या है? ये नेल्स नख। अच्छा, नख को कहते क्या है? नख तो क्या हो गया, हिंदी नाम हो गया। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? नेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्या है, नख की उत्पत्ति क्या कैसे होती है। क्या लिखा हुआ है? तत्र हस्तपाद गतानाम कंडराणाम नखा अग्र प्ररोहा। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। तत्र हस्तपाद गतानाम कंडराणाम नखा अग्र प्ररोहा। अच्छा, हस्त मीन्स क्या होता है? ये हस्त जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? हाथ। पाद मीन्स क्या होता है? पैर। ठीक है, हाथ पैर। ठीक है, तो इनकी कंडराओं में नख अग्र प्ररोह होता है। ठीक है, मतलब कि हाथ और पैर की कंडराओं के अग्र भाग में क्या होता है? नख आते हैं। आपने देखा भी होगा, हाथ अगर है, ये उंगली मान लीजिए बनी हुई है, तो इसके आगे वाले भाग में यानी इस भाग में क्या होता है? नख होता है ना। वही चीज़ बोला है इसने। इसमें सुश्रुत शास्त्र में आचार्य सुश्रुत ने यही बोला है कि तत्र हस्तपाद गतानाम कंडराणाम नखा अग्र प्ररोहा। हाथ और पैर की कंडराओं के अग्र भाग में यानी कि प्ररोह भाग में, आगे वाले भाग में क्या आते हैं? नख आते हैं, यानी नख बनते हैं। क्लियर? ये है नख। फिर क्या है? नख का पंचभौतिकत्व देखते हैं। ठीक है, नख का पंचभौतिकत्व इसमें क्या है? पृथ्वी महाभूत प्रधानता। मतलब कि इसमें किस महाभूत की प्रधानता होती है? पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। किस महाभूत की? पृथ्वी महाभूत की। फिर क्या है? नख का उत्पत्ति काल देखते हैं। उत्पत्ति काल इसका, तो नख का उत्पत्ति काल में क्या है कि तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर। तर्जनी का मतलब क्या होता है? इंडेक्स फिंगर होता है। तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। ठीक है, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली जो होती है, इनका गर्भावस्था में नख 124 दिन बाद पूरा आ जाता है। मतलब कि जब गर्भावस्था होती है तो उसमें क्या है? 124 दिन में आ जाता है। कौन कौन सी उंगली? तर्जनी उंगली, मध्यमा और अनामिका उंगली का जो नख है वो 124 दिन में आ जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? कनिष्ठिका यानी कि लिटिल फिंगर 121 दिन में, यानी कि जो लिटिल फिंगर है, कनिष्ठिका जिसे कहते हैं, वो 121 दिन में आ जाती है। क्लियर? कितने दिन में आती है वो? 121 दिन में। ये नंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, तर्जनी हो गई, मध्यमा हो गई और अनामिका हो गई, ये 124 दिन में आते हैं। लिटिल फिंगर यानी कि जो छोटी वाली फिंगर होती है जिसे कनिष्ठिका भी कहते हैं, वो 121 दिन में आती। अब बचा क्या? 4 उंगलियों की बात हो गई है। अभी क्या बच रहा? अंगूठा। तो अंगूठा क्या है? बोल रहे हैं कि अंगूठे यानी कि थंब का नख 140 दिन बाद पूरा निकल कर बाहर आ जाता है। अंगूठे का नख कब आता है बाहर? अंगूठे का नख कब आता है? 140 दिन में आता है। तो ध्यान रखना है, मैं एक जगह फिर से लिख देता हूँ इसको, यहाँ ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, तर्जनी, मध्यमा मतलब क्या होता है? जो मध्य वाली उंगली होती है, बीच वाली, मध्यमा, और लास्ट क्या है बोला है? अनामिका। अनामिका, ये 3 कब आती हैं? 124 दिन में आते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 124 दिन में आता है। फिर क्या नेक्स्ट क्या बोला है? कनिष्ठिका, यहाँ लिखता हूँ नीचे। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका कब आती है? 121 दिन में आती है। अब बची क्या? अंगूठा। तो अंगूठा कब आता है? 140 दिन में आता है। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अच्छा, मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि नख जो होता है वो पित्रज भाव होता है। नख जो होता है वो
पित्रज भाव था, यहाँ खाली जगह पे बताता हूँ, पॉइंट डाल के बता देते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है, नख जो होता है, नख जो है वो क्या होता है, पित्रज भाव होता है। पित्रज भाव है, नख क्या है, पित्रज भाव है। ठीक है, याद करना होगा इसे। फिर क्या बात हो रही है कि गर्भ में 6वें महीने में नख की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, गर्भ के 6वें महीने में क्या होता है, नख की उत्पत्ति हो जाती है। नख की उत्पत्ति हो जाती है। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, अच्छा अब ये चीज़ हो गया, नख की उत्पत्ति हमने बता दी। पहले बताया कि नख पित्रज भाव होता है, फिर हमने बताया कि नख की उत्पत्ति 6वें महीने में जाती है। अब ये देख लेते हैं नख होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो संख्या जो होती है वो आपकी 2 जगह है, यानी कि 10 जो होती है वो कहाँ पे होती है, ऊर्ध्व शाखा में। कहाँ पे होती है, ऊर्ध्व शाखा में, यानी कि ऊपर की ओर। ठीक है, अपर लिंग में जिसे कहते हैं। और 10 कहाँ होती हैं, ये तो ऊर्ध्व हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अधा शाखा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अधा शाखा। तो 10 ऊपर हो गई ऊर्ध्व शाखा में, 10 कहाँ हो गई, अधा शाखा में। इंग्लिश में बोला तो ऊर्ध्व 10 ऊर्ध्व शाखा क्या होता है, अपर लिम्ब होता है। क्या होता है, अपर लिम्ब। ठीक है, और बाकी बची 10 कहाँ होती है, जो अधा शाखा वाली, उसको क्या कहते हैं, लोअर लिम्ब कहते हैं, लोअर लिम्ब। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अभी मैं बताऊंगा क्या, अस्थि का मल है ये नख। नख क्या बोला गया है, नख को यहाँ पे लिखते हैं, नख डैश लगा क्या लिखेंगे, इसको क्या बोला गया है, अस्थि का मल बोला गया है। क्लियर, अस्थि का मल बोला गया है। अच्छा, बोला किसने, ये भी लिख लो आप, चरक ने बोला, यानी कि आचार्य चरक ने बोला, और आचार्य वाग्भट ने बोला। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने बोल दिया। ये समझ में आ गया। अब इसे कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति में क्या है, वातज प्रकृति है, क्या है, वातज प्रकृति है। क्या है, वातज प्रकृति। मान लो किसी में क्या है, वातज प्रकृति है, तो क्या होगा, उसमें स्फुटनीय होगा, यानी कि स्फुटन जैसी पीड़ा होगी। क्या होगा, स्फुटनीय होगा। ठीक है, और क्या होगा, वो रुक्ष होगा। अगर वात प्रकृति का है तो क्या होगा, स्फुटनीय होगा और रुक्ष होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है, पित्रज भाव। ये तो वातज था, अभी क्या लिखना है हमें, पित्रज भाव। मान लो कोई पित्रज भाव वाला हुआ, यानी पित्रज प्रकृति का हुआ, तो उसमें क्या होगा, उसका जो नेल्स होंगे या उसका नख जो होगा वो क्या होगा, ताम्र वर्ण का होगा। किस वर्ण का होगा, ताम्र, यानी कि तांबे के समान होगा, ताम्र वर्ण का होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं वातज बता दिया, पित्तज बता दिया, अब कफज बताते हैं। ठीक है, मान लो कोई कफज प्रकृति का है, किसका है, कफज प्रकृति का व्यक्ति है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि नेल्स जो होंगे वो स्निग्ध होंगे। क्या होगा, स्निग्ध होगा। ठीक है, तो ये हमने वातज, पित्तज और कफज बता दिया। अब 3 चीज़ और बता देंगे आपको हम, रक्त सार बता देंगे, मेद सार और अस्थि सार बता देंगे, 3 सार बता देंगे। तो इसको कहाँ बताऊँ, जगह कहाँ पे है, चलिए यहीं पे बताते हैं। पहले क्या बताना है, रक्त सार। यदि मान लो रक्त सार है, सांस लिख दिया, मैं भी क्या लिखता हूँ, सार लिखना है तो सांस लिख दिया। क्या लिखना है, रक्त सार।
तो अगर मान लो कोई रक्तसार पुरुष है तो उसमें क्या होगा, स्निग्ध होगा। स्निग्ध होगा और किस वर्ण का होगा, रक्त वर्ण का होगा। किस वर्ण का होगा, रक्त वर्ण का होगा। और यदि मान लो कोई मेदसार व्यक्ति है, मेदसार का पुरुष है, तो उसमें क्या होगा, स्निग्धता होगी। क्या होगी, केवल वो स्निग्ध होगा, यानी स्निग्धता होगी। ठीक है, मेदसार हो गया। एक और लिखना है, रस हो गया सॉरी रस बोल रहा हूँ, रक्त हो गया, मेद हो गया। अब अस्थिसार लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, अस्थिसार। अस्थिसार में क्या होता है, ये क्या होता है, स्थूल होता है। अस्थिसार में क्या होगा, स्थूल होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग संख्या पढ़ लिए थे और ये पढ़ लिए थे कि कब किस उंगली का जन्म होता है, कब कौन सी, सॉरी उंगली बोल रहा हूँ, कब कौन सा नख आता है गर्भावस्था में। तो हमने देखा था कि गर्भावस्था में आपका तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली जो होती है, इसमें के जो नख होते हैं वो कितने, 124 दिन में आते हैं गर्भावस्था में। ठीक है, और जो आपकी कनिष्ठिका यानी कि छोटी उंगली होती है उसके 121 दिन में नख आते हैं। और जो बचा अंगूठा, अंगूठा जो है वो 140 दिन में उसके नख आ जाते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। क्या है, प्रशस्त नख। प्रशस्त नख का मतलब क्या होता है, जो अच्छे नख हो, अच्छा नाखून हो। तो क्या लिखा हुआ उसके लिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, स्थिर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वृत्त होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ताम्र वर्ण का होना चाहिए। किस वर्ण का होना चाहिए, ताम्र के, यानी कि तांबे के समान ताम्र वर्ण का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कुर्माकार, कछुआ की पीठ के समान। क्या होना चाहिए, कुर्माकार यानी कि कछुए की पीठ के समान होना चाहिए। ये तो हो गए प्रशस्त नख, हो गए जो अच्छे नख की पहचान होती है। अब हम बात करेंगे अरिष्ट नख, यानी कि जिस नख में क्या हो, विकृति हो, उसे क्या कहते हैं, अरिष्ट नख कहते हैं। तो विकृति वाले को अरिष्ट नख कहते हैं। अब विकृति वाले नख को देख लेंगे, अरिष्ट नख। तो इसमें क्या बोला, यदि रोगी का नख मांस और रक्त से शून्य प्रतीत होता है। यदि रोगी का नख जो है वो मांस और रक्त से शून्य प्रतीत होता है तो उसे क्या कहेंगे, अरिष्ट नख कहेंगे। ठीक है, ये मतलब कहने का ये है, अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो अगर उसका रोगी का जो नख है वो अगर मांस और रक्त से शून्य प्रतीत का होता है तो वो क्या होगा, अरिष्ट नख होगा। क्या होगा, अरिष्ट नख होगा, यानी कि बेकार नख होगा। नेक्स्ट क्या है, पके हुए जामुन के समान। यदि किसी का नख आप देख रहे हैं और वो किसके समान हो, पके हुए जामुन के समान हो, तो वो नख क्या होगा, खराब होगा, यानी अरिष्ट नख होगा। ठीक है, अच्छा, नख की दो व्याधियां हैं। कौन कौन सी व्याधि है, एक कुनख होता है, एक चिप्प होता है। कुनख और चिप्प होता है। अच्छा, कुनख में क्या होता है, कुनख में जो नेल्स होता है वो क्या होता है, काला रंग का होता है। किसका होगा, किस रंग का होगा, काला होगा। और क्या होगा, रूक्ष होगा, यानी इसमें ड्राइनेस होगी। और क्या होगा, कठोर होगा। ठीक है, क्या होगा, कठोर, यानी कि टाइट होगा। तो काला होगा, रूक्ष होगा और कठोर होगा। नेक्स्ट कौन सा है, चिप। चिप में क्या होता है, पाक होगा, यानी पक जाएगा। चिप में क्या होगा, पक जाएगा। फिर वेदना भी होगी। अब भाई कोई चीज़ पक रही तो क्या होगी, वेदना भी होगी। और क्या उत्पन्न होगा, दाह उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जलन होगी। दाह का मतलब क्या होता है, जलन होगी। क्लियर। तो क्या बोला कि दो होते हैं, एक कुनख होता है, एक चिप होता है। तो अब कुनख तो हमने बताया कि काले रंग का होगा, रोच होगा और कठोर होगा। अब चिप की बात करते हैं। चिप क्या होगा, पाक होगा, पका हुआ होगा। वेदना होगी उसमें, ठीक है, पेन होगा, दर्द होगा। और क्या होगी, दाह होगी, यानी कि जलन जैसी उसमें स्थिति होगी, यानी कि जलन होगी। ठीक, तो ये तो हो गई थी नख की बात। अब कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं। जैसे आचार सुश्रुत क्या कहते हैं, आचार सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है, आचार सुश्रुत के अनुसार स्त्री जो होती है, स्त्री को किस काल में, ऋतु चक्र मान जब होता है,
क्या होता है? ऋतु चक्र। यानी कि ऋतु काल में क्या होगा? नख जो होता है उसे नहीं काटना चाहिए। नख जो है ना नहीं काटना चाहिए। ऋतु चक्र में क्या होता है? नख को नहीं काटना चाहिए। अच्छा, इसमें एक धारणा है, न काटने का रीज़न क्या है? इसमें ये कहा गया कि अगर नख नहीं काटते हैं, यदि मान लीजिए नख को काट देते हैं, पहले तो नहीं काटना चाहिए, आचार्य ने बोला। यदि नख काटते हैं तो क्या होगा? संतान में नख दुष्टि होने की संभावना हो जाती है। ये रीज़न बताया गया। क्या बताया गया रीज़न? नख काटने पर संतान में क्या होगा? नख दुष्टि होगी। क्या हो जाएगी? नख दुष्टि होने की संभावना हो जाती है। क्या होता है? नख दुष्टि होने की संभावना हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिर आचार्य सुश्रुत कुछ और भी कहते हैं। कई पॉइंट्स कहा उन्होंने। तो आचार्य सुश्रुत ये कहते हैं कि नख जो है वो विष का अधिष्ठान होता है। नख क्या होता है? विष का अधिष्ठान होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार नख जो है वो विष का अधिष्ठान होता है। भाई, नख अगर मान लीजिए बड़ा हो गया तो नख के अंदर क्या होता है? मल इकट्ठा होता है। तो वो मल क्या है? विष के समान है। तो क्या बोला गया? नख जो है वो विष का अधिष्ठान होता है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई डॉगी है या कुत्ता है, तो उसके क्या होता है? नख में भी होता है ना। नख में क्या होता है? विष होता है। तो ये रीज़न हुआ। तो इस तरह बहुत सारे रीज़न। कुछ लोग पहले के ज़माने में क्या था कि नख में विष को छुपा के जाते थे, नख गड़ा देते, उससे विष लग जाता था। ठीक है? तो कई सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोला गया, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि नख जो है क्या है? विष का अधिष्ठान होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि हाँ, आचार्य सुश्रुत ये भी कहते हैं कि नख जो है वो एक शल्य है। नख क्या है? नख एक शल्य है। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार नख एक शल्य है। फिर और क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि नख जो है क्या है? वो एक अनुशस्त्र भी है। नख एक क्या है? अनुशस्त्र है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं। ये बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला गया है और ये कंप्लीट नोट्स है। ठीक है? तो इसको आप बनाते हुए चलिए और याद करते हुए चलिए। सब इसी में से आना है। ठीक है? इतना कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। नख क्या है? एक अनुशस्त्र है। क्या है? अनुशस्त्र है। ठीक है? और इसे और क्या कह सकते हैं? हम इसे उपयंत्र भी कह सकते हैं। उपयंत्र भी कहते हैं। ठीक है? उपयंत्र है। समझ गए? फिर क्या है? जैसे मान लीजिए शस्त्र कर्म में है, तो शस्त्र कर्म में क्या होगा? भेदन करने का कार्य करता है। क्या करता है? शस्त्र कर्म में भेदन का कार्य करता है। भेदन करने का कार्य करता है। ठीक है? शस्त्र कर्म क्या करता है? भेदन करने का कार्य करता है। और इसीलिए केवल यही कारण है, इसके कारण इसे क्या बोला गया? अनुशस्त्र बोला गया है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? अनुशस्त्र बोला गया है। मेरी राइटिंग तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन समझिए, समझना पड़ेगा। अनुशस्त्र कहते हैं। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, और किस काम में आता है नख? मारने के काम में आता है, खरबोटने के काम में आता है। ठीक है? और क्या है? नख एक यंत्र भी होता है। या जैसे इसे मान लीजिए कोई शल्य लगा हुआ है तो उसको निकालने के काम में भी आता है। आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे?
नख क्या है? एक यंत्र है। नख यंत्र है। क्या है? नख यंत्र है। ठीक है, तो अगर ये यंत्र है तो किस काम में आएगा? शल्य को निकालने के काम में आएगा। क्लियर? निकालने के काम में आएगा। ठीक है, नख को निकालने के काम में आएगा। इतना चीज़ समझ में आ गई। और फिर और क्या हो सकता है? अच्छा, नख का प्रमाण भी देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नख का प्रमाण यानी कि नख प्रमाण। तो नख का प्रमाण जो है वो मतलब आचार्य सुश्रुत जो है उनके अनुसार जो है वो 8 अंगुल बताया गया है। नख प्रमाण आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 अंगुल। कितना अंगुल बताया गया है? 8 अंगुल बताया गया। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। कितना? 8 अंगुल बताया गया। ठीक है, ये तो हो गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अब अष्टांग के अनुसार क्या होगा? अष्टांग के अनुसार क्या हो जाएगा? नख जो है वो 9 अंगुल होता है। कितना होता है? 9 अंगुल। रट्टा मारना है, 9 अंगुल होता है। ठीक, पीजी का क्वेश्चन है ये, रट्टा मारना होगा। ठीक है। अच्छा, और कहाँ काम आएगा नख का? कभी कभी आप देखे होंगे, पता नहीं देखे कि नहीं देखे, होता क्या है कि मान लीजिए कोई किसी को मूर्छा आ गई है। क्या आ गई है? किसी को मूर्छा आ गई हो। अब अगर मूर्छा आ गई है या संज्ञा नाश हो गया हो, संज्ञा क्या नाश हो गया हो, होश नहीं है, तब क्या करेंगे? अगर ऐसा होगा, मूर्छा होगी या संज्ञा नाश होगा, तो क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि जो उसका नखांतर होता है, ठीक है, जो नखांतर होता है उसमें क्या करते हैं? सूची का भेदन करते हैं। संज्ञा नाश होगा तो और अच्छे से लिख देते हैं। तो क्या करेंगे? नखांतर में, किसमें? नखांतर में सूची भेदन करेंगे, यानी कि सुई से भेदन करेंगे। मतलब सुई जैसी जो पीड़ा होती है ना, उस तरह से चुभा के उसे क्या करेंगे? भेदन करेंगे, सूची भेदन करेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई? मतलब उसमें वर्णन दिया गया कि हाँ सूची भेदन कब करते हैं। ठीक है, फिर और क्या बता सकते हैं आपको हम स्पेशल पॉइंट? ठीक, या लिख सकते हैं क्या हम? शाखाओं की अग्र प्ररोह में क्या होता है? कंडराओं में क्या होता है? अग्र प्ररोह नख होता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट कैसे होगा? शाखाओं की कंडराओं, शाखाओं की कंडराओं का अग्र प्ररोह क्या होगा? अग्र प्ररोह क्या है? नख है। नख है, ये शाखाओं की कंडराओं का अग्र प्ररोह जो है वो नख है। क्लियर? अच्छा, अब इसका संरचना कैसा होगा? संरचना भी चलिए देख लेते हैं। संरचना इसका नेक्स्ट पेज में देखें क्या? आइए, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। नख की संरचना, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एकदम याद करना होगा इसको। ठीक है, याद करना होगा, रट्टा मार लीजिए। तो संरचना में क्या है? पहला क्या लिख देंगे? नखाग्र लिख देंगे। क्या लिखेंगे? नखाग्र। नखाग्र मतलब क्या होता है? फ्री एंड नॉन सेंसिटिव पार्ट होता है। जैसे नख जो होता है उसमें क्या होगा? ये फ्री होगा और क्या होगा? एंड नॉन सेंसिटिव। इसमें क्या होता है? सेंसेशन नहीं होता है, तो ये क्या होता है? नॉन सेंसिटिव पार्ट होता है। क्लियर? जो नखाग्र होता है वो क्या होता है? नॉन सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर जाएगा नख मांस। नख में क्या होता है? मांस भी होता है। ठीक है, तो नख मांस में क्या होगा? जिसे हम क्या बोलते हैं? नेल बेड बोलते हैं। मतलब जहाँ पे नेल बैठा हुआ है उसे क्या कहेंगे? बेड कहते हैं। जहाँ पे नेल जो है वो लेटा हुआ है उसे क्या कहेंगे? नेल बेड कहेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? नखांतर। क्या है?
नखांतर, जहाँ पे नख का अंतर हो उसे क्या कहेंगे, हाइपोंसियम कहते हैं। ठीक है, हाइपोंसियम कहेंगे। क्या कहेंगे, HYPONCHIUM। ठीक है, हाइपोंसियम कहेंगे। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन इसका गलत हो, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाइपोंसियम। चौथा नंबर क्या होगा, चौथा होगा उपनख। चौथा क्या होगा, उपनख होगा। ठीक है, अब उपनख को क्या कहते हैं, लुनुला कहते हैं। क्या कहते हैं, लुनुला। लुनुला क्या कहेंगे, लुनुला कहेंगे। ठीक है, अच्छा इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा डायग्राम ही बना देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई हो, क्या हो गई, फिंगर हो गई। मान लो ये फिंगर हो गई। ठीक है, अब इसमें एक नेल्स और ऊपर से ये उंगली का ये ऐसे आता है। ठीक है, तो फिर ये ऐसे जाएगा और मान लीजिए ये नेल्स हो गया। ठीक है, ये नेल्स हो गया। अब हम इसमें सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, हमने 4 चीज़ें आपको बताई थी, इन चारों को हम यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, फ्री एंड नॉन सेंसिटिव पार्ट। तो कौन सा होगा, ये जो आगे निकला हुआ है ये क्या है, फ्री वाला पार्ट है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ फ्री पार्ट। क्लियर, तो ये फ्री पार्ट हो गया, ये कंप्लीट मैंने कर दिया सेंसिटिव वाला। फिर क्या बोला, नख मांस यानी कि नेल बिट। अच्छा नेल जो है वो कहीं बैठा होगा, नेल जो बैठा होगा वो कहाँ होगा, वो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, नेल बेड कहेंगे। यानी कि ये जो है ये क्या है, नेल बेड है। ये क्या है, नेल बेड है। ये भी हो गया। अब नखांतर यानी कि हाइपोंसियम। हाइपोंसियम किसे बोला गया है, ये यहाँ से जो निकल रहा है ये पार्ट क्या होगा, हाइपोंसियम होगा। क्या होगा, HYPONYCHIUM, हाइपोंसियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लुनुला। लुनुला क्या होता है भाई, लुनुला जो होता है ये जस्ट यहाँ पे, इसकी जहाँ शुरू होती है इसकी जस्ट बगल से क्या होगा, लुनुला होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये मैंने आपको नेल्स बता दिए, नेल के जो 4 पार्ट बताए थे वो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से रट्टा मारिए और देखते हुए चलिए। क्लियर, आइए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अच्छा अब नख की उत्पत्ति देख लेते हैं, कौन कौन सी धातु उसमें सहायक होती है। नख उत्पत्ति, तो नख उत्पत्ति में कौन कौन सी धातु सहायक होती है भाई, इसमें होगी रक्त धातु। कौन सी होगी, रक्त धातु होगी। और कौन सी होगी भाई, अस्थि, कठोर है ना तो अस्थि धातु होगी। ठीक है, अस्थि धातु भी हो गई। और क्या होगा, शुक्र धातु होगी। और शुक्र धातु, शुक्र मैंने गलत लिखा, शुक्र धातु होगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो ये चीज़ें मैंने बताई आपको अभी। तो इसमें कौन कौन सी धातु का योगदान होता है, रक्त धातु का, अस्थि धातु का और शुक्र धातु, इन 3 धातु का योगदान इसमें होता है। अच्छा जो रक्त धातु होती है वो करती क्या है, पहले ही शायद मैंने बताया है। रक्त धातु जो है, हाँ बताया, रक्त धातु जो है वो क्या कब प्रदान करती है, स्निग्धत्व प्रदान करती है, स्निग्धित तत्व प्रदान करती है। क्या इस राइटिंग है मेरी, इतनी सड़ी राइटिंग। स्निग्धत्व यानी कि स्निग्धत्व प्रदान करती है। ठीक है, स्निग्ध करती है। अस्थि धातु क्या करती है, इसका डिटेल कर लेते हैं ना। अस्थि धातु, तो अस्थि धातु क्या करती है, दृढ़त्व प्रदान करती है, दृढ़ता लाती है ना, दृढ़त्व यानी दृढ़ता लाती है। और क्या करती है, काठिन्य, काठिन्य प्रदान करती है। ठीक, कठिनता लाती है। शुक्र धातु का काम क्या है, 3 धातु की बात हुई थी, तो शुक्र धातु क्या करती है भाई, ये भी क्या करती है, स्निग्धत्व लाती है और सहत्व लाती है, सहने की क्षमता लगती है, स्निग्धत्व लाती है और क्या होती है, सहने की क्षमता वाला यानी कि सहनन, यानी कि सहत्व। ठीक है,
अच्छा, नख का स्वरूप भी देख लीजिए, ये तीनों पॉइंट याद करने होंगे अच्छे से, ठीक है। क्या बोला है, नख का स्वरूप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नख का स्वरूप। बहुत स्पेशल कंटेंट है, पूरे याद कर लेने होंगे अच्छे से। इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी कुछ मेहनत करिए। तो नख का स्वरूप क्या होगा, मूर्त होता है, ठीक है। और क्या होता है, नख स्थिर रहता है ना, भागता तो है नहीं इधर उधर, तो क्या होगा, स्थिर होगा। और क्या होगा, गुरु होगा। क्या होगा, गुरु होगा। और खर होगा। और कठिन होगा। क्या होगा, कठिन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नख का स्वरूप हो जाएगा। अच्छा, इसका कुछ महत्व भी तो होता होगा, तो महत्व देख लेते हैं क्या है। महत्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए अस्थि क्षय हो रहा है, मोटा मोटा क्या हो रहा है, अस्थि क्षय हो रहा है। तो अब अगर अस्थि क्षय हो रहा है तो उसमें क्या होगा, नख का भंग हो जाएगा। क्या होगा, नख भंग हो जाएगा एकदम। और क्या आ जाएगी, नख में रुक्षता आ जाएगी। नख में क्या आ जाएगा, रुक्षता आ जाएगी, ठीक है। ये अस्थि क्षय था। अब मान लीजिए अस्थि क्षय हो रही तो अस्थि वृद्धि भी तो होगी। तो अब आइए देखते हैं अस्थि वृद्धि में क्या होगा। ये अस्थि क्षय था, ये अस्थि वृद्धि है। तो अगर अस्थि वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, नख में भी वृद्धि हो जाएगी। नख में भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, नख में भी वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नख मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, केस भी हो गया, दंत भी हो गया और नख भी हो गया, कंप्लीट लेक्चर हो गए हैं, ठीक है। तो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए तीनों लेक्चर को, और इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं एग्ज़ाम में, तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। मन लगा के पढ़िए, लिख लिख के याद करिए श्लोक्स को, ठीक है। बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन मायने रखता है, और श्लोक को ज़रूर याद करिए, श्लोक मायने रखते हैं। श्लोक से आपको एग्ज़ाम टाइम में, किस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम में, अगर आपने एग्ज़ाम में श्लोक लिखा, क्या लिखा, श्लोक लिखा, तो क्या मिलेगा, आई चार्ट फॉर्म बताते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपने श्लोक लिखा, श्लोक लिखने के बाद क्या होगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्लियर। तो अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं, ये लास्ट वाला पॉइंट, अगर अच्छा करना है तो आपको श्लोक अच्छा करना होगा और एग्ज़ाम में श्लोक लिख के आना होगा। तो ये तीनों चीज़ मिला के आपके अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है। लास्ट में मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। क्लियर। तो अब आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। पेपर 1 फिनिश, रचना शरीर का पेपर 1 कंप्लीट हो गया पूरा। सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, के आयुर्वेदा क्लासेस में आपके सारे लेक्चर जो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आई हो चीज़ें, तो अच्छी बात है। जो ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिए अच्छे अच्छे, और क्या करना होगा लास्ट में, सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। इसी तरह लेक्चर्स आते रहेंगे। चलिए फिर, थैंक यू।